वेलकम स्टूडेंट्स। बीएससी थर्ड ईयर वालों को हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पढ़ा रहे थे और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में आप सभी लोगों ने देखा था कि हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था आपके साथ, जिसमें से हमें लगता है डिस्कस करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 16 तक पहुंच चुके थे। क्वेश्चन नंबर 15 भी हो चुका था, 16 भी हो चुका था, 17 भी हमने कर दिया था और 18 भी कर दिया था डिस्कस। तो लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 18 तक हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम उसके आगे क्वेश्चन नंबर 19 से डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम जो भी यहाँ पे क्वेश्चन बता रहे हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब भी क्वेश्चन का फॉर्मेशन होगा तो इसी टाइप से होगा और इससे अलग बन नहीं पाएगा। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि जेड बार डी जेड की वैल्यू बतानी है। जेड इक्वल टू 0 से जेड इक्वल टू 4+2i के बीच में चल रहा है। इस तरह से आपको बताना है वैल्यू, और यही कर्व है, मतलब इसी कर्व के अलग आपको चलना है। जेड इक्वल टू 0 से जेड इक्वल टू 4+2i के अलग। अच्छा, और सॉरी, आपका जो इनिशियल पॉइंट है कर्व का जेड इक्वल टू 0 है और टर्मिनल पॉइंट 4+2i है। कर्व का इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए हम इसको इंटीग्रेट करें। हम थोड़ा सा इसको आपको करके दिखाते हैं कि कैसे ये इंटीग्रेट होगा। जैसे आपसे पहले देख लीजिए कि आपको क्या वो वैल्यू पूछ रहा है, उसी के अनुसार आप चलिए। तो सबसे पहले तो उसने एक कर्व आपको दे रखा है, हम उसी कर्व के अलग चलेंगे। तो जो उसने कर्व दे रखा है वो जेड इक्वल टू दिया हुआ है, कर्व का इक्वेशन दिया हुआ था आपका टी स्क्वायर प्लस आई टी। ठीक है, अब इसके जस्ट बाद हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अब इसको यहाँ लिख रहे हैं। हमें जो वैल्यू कैलकुलेट करना है वो वैल्यू आपका है जेड बार डी जेड का। हमें जेड बार डी जेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एक चीज़ और दिया हुआ था कि आपको कहाँ से कहाँ तक चलना है। आपको जेड इक्वल टू 0 से चलना शुरू करना है और पहुँचना कहाँ तक है, जेड इक्वल टू 0 से चल करके जेड इक्वल टू 4+2i तक पहुँचना है। जेड इक्वल टू 4+2i तक पहुँचना है, ये आपका एम है। ठीक है, तो चलिए देखा जाए कैसे हम लोग यहाँ पे पहुँच पाएंगे। आप सभी लोग पहला एक काम ये करिए कि यहाँ जो जेड बार डी जेड लिखा है ना, पहले हम लोग इसको ज़रा सा अच्छे से देख लेते हैं। जैसे आपका वैल्यू ये दिया हुआ है, तो ज़रा बताइए कि अगर यहाँ से हम डी जेड निकालें, ये वैल्यू अगर हम निकालें तो आपका डी जेड कितना आएगा। आपका जो वैल्यू डी जेड का आएगा वो वैल्यू हो जाएगा 2t एंड dt, 2t dt होगा। ऐसे यहाँ पर i होगा और यहाँ dt होगा, तो dt को हम कॉमन ले ले रहे हैं, तो हो जाएगा आपका 2t प्लस i। आपका dt जो होगा वो कॉमन हो जाएगा। ठीक है, आपका dt कॉमन हो जाएगा। तो आपने dz को कैलकुलेट कर लिया। अब जब आपका dz कैलकुलेट हो गया तो यहाँ से सोचिए, अगर z इतना है तो z बार की ज़रूरत है, तो z बार कितना होगा। आपका जो z बार की वैल्यू आएगी वो वैल्यू हो जाएगी टी स्क्वायर माइनस आई टी। तो z बार हो गया टी स्क्वायर माइनस आई टी, ये वैल्यू आपको पता चल गई। अब आप एक काम करिए, यहाँ से जेड बार डी जेड कैलकुलेट कर लीजिए। जेड बार डी जेड आप कैलकुलेट करिए। तो जेड बार डी जेड कैसे कैलकुलेट होगा, आप इन्हीं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जेड बार आपका ये दिख रहा है और डी जेड ये दिख रहा है। तो यहाँ से जेड बार डी जेड की वैल्यू आप अगर कैलकुलेट करिए तो देखिए क्या क्या वैल्यू आएगा। पहले आप यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2t का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, हम बिना i वाला पहले लिखना चाहते हैं, और जिस समय इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इस i में होगा, उस समय आपका क्या वैल्यू बनेगा, i स्क्वायर माइनस 1 होता है तो आपका प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा आपका t। ठीक है, प्लस आपका हो जाएगा t। इस बात को ध्यान दीजिएगा, इस ब्रैकेट के बाहर dt है, इसीलिए हम दोनों के साथ बाहर क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे। तो आपका यह हो गया dt। अब हम लोग उन टर्म्स को लिखते हैं जिनके साथ i आएगा। जैसे टी स्क्वायर का जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो आपका i आएगा ही। ठीक है, तो जब टी स्क्वायर का इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका i आएगा, और कब i आएगा, जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो भी आपका आएगा -2t स्क्वायर। तो दोनों को अगर आप आपस में जोड़िए तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, -it स्क्वायर हो जाएगा, -it स्क्वायर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत शायद नहीं होना चाहिए यहाँ तक। तो आपका ये वैल्यू बन जाएगा।
ये बात समझ पा रहे हैं मेरा? यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई टी स्क्वायर होगा, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस 2t स्क्वायर, और dt दोनों के साथ है इसलिए आपकी वैल्यू ऐसे हो जाएगी। तो आपका z बार dz का वैल्यू निकल चुका है। ऐसे सिचुएशन में हमें लगता है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक चीज़ आप यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिए, आपको z इक्वल टू 0 से z इक्वल टू 4 प्लस 2i तक पहुँचना है। तो जिस समय z की वैल्यू 0 है, z की वैल्यू 0 होने का मतलब देखिए z कैसा है, टी स्क्वायर प्लस आई टी। तो जब यहाँ पर आप z की वैल्यू रखेंगे टी स्क्वायर प्लस आई टी, तो यहाँ से ज़रा बताइए t की वैल्यू कितनी आ जाएगी। z की जगह अगर हम लोग रखते हैं टी स्क्वायर प्लस आई टी इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपका एक t कॉमन होगा ना इसमें से, तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो आप इनिशियल पॉइंट t का क्या ले लेंगे, 0, क्योंकि अब इंटीग्रेशन आपको dt में करना है। और ऐसे जब आप इसको लेकर के चलेंगे z इक्वल टू 4 प्लस 2i, तो यहाँ पे अगर आप z के जगह वैल्यू रखते हैं t के फॉर्म में, ये वाली वैल्यू, तो आपका वैल्यू कितना है, टी स्क्वायर प्लस आई टी। ये वैल्यू है टी स्क्वायर प्लस आई टी। तो आपका ये जो वैल्यू है यहाँ पे इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2i। कंपेरिजन करिए तो आपको अभी t की सीधे सीधे वैल्यू दिख रही है, t की वैल्यू 2 है, तो यहाँ से आपको t का वैल्यू 2 मिल गया। तो कहने का मतलब जो 2 पॉइंट दिया था कि आपको यहाँ से यहाँ तक चलना है, अब उस पॉइंट का नाम t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 हो गया। तो जो आपका इंटीग्रेशन कह रहा था करने के लिए, अब इंटीग्रेशन कर दीजिए, और इंटीग्रेशन की लिमिट आप क्या लगाएंगे, लिमिट आपका 0 से लेकर के 2 तक रहेगा। ठीक है, ये वाला भी पार्ट आप ऐसे बना दीजिए 0 से 2 तक, या एक ही में सबको लिख करके कर दीजिए। इसी को आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन बहुत ही आसान होता है। ये हो जाएगा आपका t के पावर 4/4, 2 बगल में है इसलिए y2 लिख दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपकी जो वैल्यू t लिखी हुई है, t का इंटीग्रेशन आप सबको मालूम है टी स्क्वायर बाई 2 होता है, तो हमने यहाँ पे टी स्क्वायर बाई 2 लिख दिया। और आपको लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना है, तो हमने लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दिया 0 से 2, एंड माइनस यहाँ पे i कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दिया, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है t³/3। अब यहाँ पे आप अपना लिमिट लगा दीजिए t³/3 पर। तो आप यहाँ पे जब लिमिट लगाएंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 0 से 2। कोई दिक्कत है नहीं यहाँ तक। अब इसमें वैल्यू रखिए, 2 रखेंगे तो यह 16 होगा, 16/2 8 होगा, है ना। और यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो ये ओवरऑल आप यहाँ पर जब वैल्यू को जब रखेंगे तो बताइए कितना आंसर आएगा। अब जब भी 2 रखेंगे तो ओवरऑल जोड़ करके जब आपका 16/2 है तो आपका 8 हुआ है, और प्लस आपका कितना है यहाँ पे, आपका यह हुआ है 4/2 मतलब 2, तो टोटल मिला के 10 हुआ ना। और 0 रखेंगे लोअर लिमिट तो कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ से वैल्यू आया 10। और यहाँ पे वैल्यू जरा देख लीजिए कितना आएगा, 2 रखेंगे तो 8/3 होगा, तो यही हो जाएगा आपका 8/3। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, i, 8/3 एंड i। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हमें लगता है कि आप सभी लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन अगर दिए हुए हों तो आप इसको जो है ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अगर यल रिप्रेजेंट कर रहा है एक स्क्वायर, यल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक स्क्वायर जो किससे बाउंडेड है, x इक्वल टू प्लस माइनस ए, y इक्वल टू प्लस माइनस ए से। तो कह रहा है इसकी वैल्यू बतानी है, dz/z की वैल्यू बतानी है। ठीक है, देखिए जरा इस क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें तो क्या कहना चाह रहा है। देखिए आपके पास एक रीजन दिया हुआ है। अब वो रीजन क्या है, हम इस बात को चर्चा कर रहे हैं। आपके पास एक रीजन जो दिया हुआ है वो कह रहा है कि आपको एक स्क्वायर के अंदर चलना है। तो पहला काम करिए कि आप उस स्क्वायर को बना लीजिए। ठीक है, तो स्क्वायर आपका क्या है, दिया हुआ था x इक्वल टू प्लस माइनस ए और y इक्वल टू प्लस माइनस, x की वैल्यू प्लस माइनस ए था और y भी आपका जो वैल्यू दिया हुआ था वो प्लस माइनस ए दिया हुआ था, ये वैल्यू दिया हुआ था। आपसे किसकी वैल्यू पूछ रहा था, आपसे वैल्यू पूछ रहा है इसका इंटीग्रेशन dz/z का, इंटीग्रेशन dz/z का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए जरा देखा जाए, और आपको किसके अलांग बताना है, यल के अलांग। यल क्या है, यल एक स्क्वायर है जो इन्हीं कर्व से बाउंडेड है। तो जरा इसको पहले अगर आप ट्रेस कर लीजिए
तो देखिए x इक्वल टू ए कौन सी लाइन होती है, यहाँ पे होती है, तो आपका x इक्वल टू ए हो गया। x इक्वल टू माइनस ए इधर हो जाएगा ये लाइन, x इक्वल टू माइनस ए हो गया। अच्छा y इक्वल टू ए वाली लाइन होगी y इक्वल टू ए एक्स एक्सिस के पैरेलल, और y इक्वल टू माइनस ए वाली लाइन होगी। तो आपका ए स्क्वायर बन गया, ठीक है, ए स्क्वायर बन गया। इसी स्क्वायर के अंदर इसको क्या करना है, इवेलुएट करना है। तो आपका एक कंटूर बन गया है ना, ये पूरा का पूरा आपका क्या बन गया, एक कंटूर बन गया। इसी के अंदर इसको इवेलुएट करना है। देखिए ध्यान से, कासीज का इंटीग्रल फार्मूला आप सबको बिल्कुल याद होगा, कल हम लोग कई बार इस्तेमाल कर चुके हैं। एफ ऑफ ए इक्वल टू होता है 1/2 पाई आई, 1/2 पाई आई, और 2 पाई आई के बाद आपका होता है इंटीग्रेशन एलॉन्ग द कर्व सी, यहाँ पे यल है तो यल लिख देंगे, और ऊपर होता है आपका एफ जेड अपान जेड माइनस ए एंड डी जेड, आपका यह होता है फार्मूला। चलिए यहाँ ध्यान से देखिए, जेड माइनस ए यहाँ पर आप लिख सकते हैं जेड माइनस जीरो, तो जीरो आपका इसी एनुलस रीजन में है, सिंपल सी बात है, जीरो आपका यहाँ पे है पॉइंट, तो इसी पॉइंट पे वैल्यू आपसे पूछ रहा है। चलिए आपको किसकी वैल्यू बतानी है, इंटीग्रेशन डी जेड अपान जेड की वैल्यू बतानी है। तो सोचिए अगर कासी फार्मूला लगे तो इसके सामने क्या लिखा रहेगा, यहाँ पे इसके सामने लिखा रहेगा 2 पाई आई, ये लिखा रहेगा। अच्छा एक किसकी वैल्यू देगा, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू देगा, ठीक है, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू देगा। अब आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पे एफ जेड क्या है, एफ जेड क्या है, एफ जेड आपका 1 है, तो एफ जेड 1 है अगर, तो एफ ऑफ जीरो भी 1 होगा, क्योंकि एफ जेड कांस्टेंट है। तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा 2 पाई आई, और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्यों 1 हो जाएगी, क्योंकि एफ जेड 1 है, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो यहाँ से हट जाएगा, तो आपका डी जेड अपान जेड की वैल्यू आ गया कितना, 2 पाई आई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 2 पाई आई। इस वाली सिचुएशन में आपका आंसर हो जाएगा 2 पाई आई, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग है, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू बतानी है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और एक बात हम आपको बता दें, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि जेड के पावर कुछ लगा है, तो समझ जाइएगा कि कासीज का इंटीग्रल फार्मूला नहीं लगेगा, यहाँ जो कासीज का डिफरेंशिएशन वाला फार्मूला वह लगेगा, क्योंकि उस फार्मूले में आप देखे होंगे जेड के पावर n+1 टाइप का होता है ना। अगर आप याद कर रहे होंगे एफ एन ए की वैल्यू जब निकालते हैं तो इस टाइप का होता है। सर्किल क्या है, ये चीज़ है। तो चलिए इसको हम लोग ज़रा सा कैलकुलेशन करते हैं इसके बारे में और देखते हैं कैसे लगेगा। तो आपसे जो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, हम पहले उस क्वेश्चन को एक बार यहाँ पर लिख रहे हैं और आपको समझा रहे हैं। देखिए आपसे कह रहा है कि इसकी वैल्यू बतानी है, किसकी वैल्यू बतानी है, फैक्टोरियल एन अपान 2 पाई आई, फैक्टोरियल एन अपान 2 पाई आई इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि जिस कर्व के अंदर निकालना है वो कर्व दिया है आपका एक सर्किल जिसका रेडियस कितना है 2 है, और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन के अंदर e के पावर z एंड डी जेड एंड टोटल डिवाइडेड बाई z के पावर n+1। इसकी वैल्यू आपको इवेलुएट करनी है। आप एक काम पहले करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे, आप पहले ओरिजिनल फार्मूला लिख लीजिए जो डेरिवेटिव वाला होता है। आपको कैसे आइडिया लगा ओरिजिनल फार्मूला लगाना है, आइडिया ऐसे लगा यहाँ जेड का पावर देख करके, तो आपने ऐसे लिखा, और यहाँ फैक्टोरियल एन देख करके भी कुछ लोगों को लग जा रहा होगा। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, फैक्टोरियल एन अपान 2 पाई आई, ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है 2 पाई आई, और इंटीग्रेशन एलॉन्ग सी होता है, और यहाँ पर क्या होता है आपका, यहाँ आपका होता है एफ जेड एंड डी जेड, ठीक है, एफ जेड एंड डी जेड, एफ जेड एनालिटिक होता है, आई के पावर जेड एनालिटिक है, और अपान होता है जेड माइनस ए के पावर n+1। यहाँ जितना लिखा होता है इसमें एक ज़्यादा होता है n+1, ये वैल्यू होती है। क्लियर पूरी बात। इसी से इसको आप कंपेयर करिए। आपका सर्किल क्या है, आपका सर्किल है 2 रेडियस का, सेंटर 0 है, ठीक। अच्छा यहाँ ए क्या है, जिस पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है इसको आप z-0 लिख सकते हैं, z-0 के पावर n+1। तो आपका ए का वैल्यू पता चल गया कितना है, 0 है। यहाँ पर ए का वैल्यू कितना आपको मिल गया, 0 मिल गया। ये बात क्लियर, ठीक। एफ जेड आपको दिख रहा है क्या है, ई के पावर जेड है, तो आपका एफ जेड इसमें दिख गया ई के पावर जेड है। एक चीज़ ये मिल गया आपको, एफ जेड ई के पावर जेड मिल गया।
अब आप वैल्यू देखिए किसकी पूछ रही है, उसके बारे में चर्चा करिए। अब इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो जब इसका वैल्यू पूछ रहा है तो देखिए यहाँ पर फार्मूले में ये सब रहने दीजिए, इस साइड में आपका सब कुछ इधर पड़ा हुआ है। तो सोचिए इस साइड में आपकी वैल्यू कितनी है, एफ एन है, तो इसका मतलब आपसे ही पूछ रहा है एफ एन। ए का मतलब कितना है आपका 0, जैसा कि आपने कंपेरिजन किया, क्योंकि सारी वैल्यू इसी साइड में लिख दिया है। ठीक है, अगर इसको इधर चाहता लिखता, केवल इतनी की वैल्यू पूछता, तो इधर ट्रांसफ़र आप कर लेते, लेकिन सब इधर ही लिख दिया है। तो एफ एन 0 की वैल्यू बताइए कितनी आएगी। आपका फंक्शन मिल ही गया है ई के पावर जेड, यहाँ से कंपेरिजन करने पर एफ जेड ई के पावर जेड, इसी का n बार डिफरेंशिएशन कर लीजिए। तो ई के पावर जेड का डिफरेंशिएशन एक बार करेंगे तो भी यही आएगा, 2 बार करेंगे तो भी यही आएगा, n बार करेंगे तो भी यही आएगा, ये तो बदलता है नहीं। तो ई के पावर जेड का n बार अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पहले भी हम जेड ही बना देते हैं, तो ई के पावर जेड ही आएगा। अब एक काम करते हैं, जेड की जगह क्या पुट कर देते हैं 0, क्योंकि आपकी वैल्यू इधर जो ये वैल्यू है ओवरऑल ये कितने के बराबर है, ये वैल्यू आपके बराबर है एफ ऑफ एन 0 के इक्वल है। क्यों एफ ऑफ एन 0 के इक्वल है, अभी हमने आपको समझाया कि यह क्यों इसके इक्वल है, क्योंकि अभी हमने कहा आपसे कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो z माइनस 0 है, जैसे यहाँ z माइनस a है, तो यहाँ पे आप 0 पुट करेंगे तो आपको एफ एन 0 की वैल्यू मिल जाएगी। एफ एन 0 की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, ई के पावर 0, और ई के पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1। तो हमें लगता है अब इस टाइप का आप क्वेश्चन कर पाएंगे, अगर इस तरह का फार्मूले पर क्वेश्चन आपका बने तो बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ये लिखा है इफ ए फंक्शन इज एनालिटिक, कह रहा है अगर कोई फंक्शन क्या हो जाए, एनालिटिक हो जाए। कहाँ एनालिटिक हो जाए, एट ऑल पॉइंट्स ऑफ ए बाउंडेड डोमेन। अगर कोई फंक्शन एनालिटिक हो जाए एट ऑल पॉइंट्स ऑफ ए बाउंडेड डोमेन एक्सेप्ट ऑफ फाइनाइटली मेनी पॉइंट, केवल कितने पॉइंट के सिवाय, कुछ पॉइंट के सिवाय। तो ऐसे पॉइंट्स को क्या कहते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, जब कोई फंक्शन एनालिटिक होता है अपने सारे पॉइंट पर किसी बाउंडेड डोमेन में, केवल फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट के सिवाय, तो उन्हीं फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, सिंगुलर पॉइंट। तो सीधे आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिंगुलर पॉइंट, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं। अगर अब 30वां क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का है, लाइन इंटीग्रेशन लग रहा है। ये अगर कोई स्ट्रेट लाइन है जो 1,0 से 1,1 तक है, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आपको बतानी है। चलिए इस इंटीग्रेशन की वैल्यू बताते हैं, कैसे इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाला जाए, इसको जरा देखा जाए। देखिए आपके पास जो दिया हुआ है, ये आपका लिखा हुआ जो पॉइंट है, आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है जेड बार डी जेड का, जेड बार डी जेड दिया हुआ था, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अच्छा, और कर्व दिया हुआ है यल, और आपको पॉइंट कहाँ से कहाँ तक चलना है, ये पॉइंट दिया था 1,0 से, आपका पॉइंट का अगला पॉइंट था 1,1, तो आप अगला पॉइंट ले लीजिए 1,1, यहाँ तक आपको चलना है। ठीक है, अच्छा, कॉम्प्लेक्स प्लेन में अगर आप इसको हम थोड़ा सा बनाएं तो देखिए ये पॉइंट कहाँ होंगे, 1,0 मतलब आपका सपोज कर लिए यही होगा एक्स एक्सिस पे 1,0, और 1,1 मतलब जस्ट इसी के सीध पे 1 हाइट पर होगा, ये आपका हो गया 1,1, यही आपको करना है। ठीक है, तो इसी के एलांग आपको करना है। अच्छा, ये इस लाइन का इक्वेशन आपको मालूम है क्या है, इस लाइन का इक्वेशन है आपका x = 1, ये आपका वैल्यू है x = 1। अच्छा, और y वेरी कहाँ से कहाँ कर रहा है, यहाँ पे 0 से लेकर के 1 तक, x तो फिक्स है, 1 और 1 देखिए दोनों स्लॉट में है, इसलिए इस लाइन का इक्वेशन क्या है, x = 1, और y क्या वेरी करेगा 0 से 1 तक। चलिए अब इसके बारे में ज़रा चर्चा करते हैं। देखिए जेड बार की वैल्यू आप सभी लोग जानते हैं कितना होता है, जेड बार होता है x माइनस आई वाई, क्योंकि जेड होता है x प्लस आई वाई, तो आपका जेड हो गया x माइनस आई वाई। अच्छा, डी जेड क्या होता है, डी जेड होता है dx प्लस आई डी वाई, dx प्लस आई डी वाई। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, बिना आई वाला एक साथ और आई वाला एक साथ लिख देंगे। तो आप लोग इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन काफ़ी दिनों से करते आ रहे हैं, तो हमें लगता है आप सभी लोगों का हाथ भी सेट हो चुका होगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या एक साथ आएगा, x dx, यहाँ पे वैल्यू आपका क्या हो जाएगा x dx। ठीक है,
बिना आई वाला लिख रहे हैं तो जब इस आई वाले का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आपको बिना आई वाला मिलेगा, तो आपका फिर क्या मिलेगा, वाई डी वाई, ये वैल्यू मिल जाएगा वाई एंड डी वाई। आफ्टर दैट अब आप एक काम करिए, वाई वाले को इकट्ठा करिए, तो आई वाला एक बार यहाँ मिलेगा और एक बार जब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तब मिलेगा। तो आप प्लस आई वाले को एक साथ अगर लिखेंगे तो आपका आई वाला वैल्यू मिलेगा एक्स डी वाई, एक बार आपको ये मिलेगा एक्स डी वाई, और फिर जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका मिलेगा वाई डी एक्स करके मिलेगा, तो आपका माइनस हो जाएगा कितना, वाई डी एक्स, ये आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो आपको मिल गया ये पूरा का पूरा वैल्यू जेड बार डी जेड। अब इसी को इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने का मतलब आप देखिए ध्यान से, x की वैल्यू 1 लेनी है और y वेरी कर रहा है y यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ x चूँकि फिक्स है आप इसको इंटीग्रेट करिए, यही आपका जेड बार डी जेड हो गया ना, तो आपका यह हो गया जेड बार डी जेड। आपको यही क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं, और आपको कैसे इंटीग्रेशन करना है ध्यान दीजिएगा। जब आप यहाँ पर इंटीग्रेशन बनाएंगे तो x की वैल्यू आप 1 बना देंगे, और जो dx लिखा है जहाँ पर x लिखा है यहाँ पे 1 बनाएंगे, और प्लस आपका जो y है y का इंटीग्रेशन होगा ही, तो y आप यहाँ पर बना दीजिए और dy लिख दीजिए, और y आपका जो वेरी कर रहा है वो 0 से लेकर के 1 तक वेरी कर रहा है, ठीक। और प्लस अब यहाँ पे आप क्या बना दीजिए, i आपका x कितना है, x आपका 1 है, ठीक है, आपका x 1 है, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा, और फिर आपका हो जाएगा माइनस आई, और यहाँ पे इंटीग्रेशन लास्ट वाले में करेंगे तो y आपका यहाँ पे रहेगा y, ठीक है, और dx का मतलब कितना है आपका, d ऑफ 1 है, ठीक है, d ऑफ 1 है। अच्छा यहाँ पे y है ना, y के रेस्पेक्ट में, तो y के रेस्पेक्ट में है तो वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 1 तक होगा। यहाँ तो खैर d ऑफ 1 हो ही गया है। चलिए अब देखिए 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, तो आपका ये टर्म खत्म हो गया। अच्छा यहाँ पे y का वाई स्क्वायर बाई 2 होगा, लिमिट रखेंगे तो 1/2 आएगा, यहाँ से क्या आएगा आपका 1/2 आएगा, ठीक। अच्छा यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y बचेगा, तो आपका प्लस क्या हो जाएगा, और लिमिट रखेंगे तो 1 बचेगा, तो 1/2 प्लस आई हो गया, ठीक है, 1/2 प्लस आई हो गया। लास्ट वाले में बताइए, लास्ट वाले में फिर देखिए 1 लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन के बगल में, तो ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/2 प्लस आई, यही आपका आंसर हो जाएगा 1/2 प्लस आई, ठीक है। तो ऑप्शन मैच करा लिया जाए, कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आपको वैल्यू बताना है जेड के पावर एन डी जेड का। अच्छा जेड के पावर एन डी जेड है तो जेड के पावर एन एक पॉलिनोमियल जैसा है ना, तो जब जेड के पावर एन एक पॉलिनोमियल जैसा है तो क्या दिक्कत है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये एनालिटिक होगा, और जब एनालिटिक होगा इस रीजन में, इस सर्किल के अंदर, तो बाई कासीज थ्योरम अगर एफ जेड आपका एनालिटिक है तो सीधे से इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 25 कैसे कर पाएंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में आप कुछ चीज़ों को सीख भी पाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा हम क्वेश्चन नंबर 25 कैसे करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप कुछ चीज़ों को ज़रूर सीख पाएंगे। तो देखा जाए कैसे 25 नंबर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। आपका जो क्वेश्चन 25 है उसमें एक सर्किल दिया हुआ है। पहली बात आप पहले सर्किल को लिख लीजिए। आपका सर्किल क्या है, Z+3i। आपका जो सर्किल है वो है Z+3i, और दिस इज इक्वल टू दिया हुआ है 1। ये आपका दिया हुआ है Z+3i इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा आपसे वैल्यू किसका पूछ रहा है, आपसे वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड एंड अपान आपका वैल्यू पूछ रहा है जेड एंड Z+πi, इसके बारे में चर्चा कर रहा है, Z+πi इसके बारे में ये चर्चा कर रहा है, ठीक है। अब जरा देखा जाए इसके बारे में। देखिए पहले आप एक काम करिए, जो आपका सर्किल दिख रहा है ना, पहले आप इस सर्किल को आप देखिए कहाँ होगा। यहाँ देखिए इस सर्किल का सेंटर क्या होगा। देखिए सर्किल का जो आपका ओरिजिनल इक्वेशन होता है यह होता है Z-Z0 एंड इक्वल टू आर, यह होता है ना Z- इक्वल टू आर। यहाँ पे ये वाली लाइन नहीं है, बस केवल माड में होता है। तो यहाँ से सेंटर आपका क्या दिख रहा है, -3i।
और कॉम्प्लेक्स प्लेन पे -3i कहाँ होगा, समथिंग यहाँ पे होगा, इमेजिनरी एक्सिस पे, आई बता रहा है इमेजिनरी एक्सिस पे होगा, यहीं पर इसका सेंटर होगा, यही आपका है पॉइंट -3i एक्सिस पे। अच्छा कितने रेडियस का है, 1 रेडियस का। अगर 1 रेडियस का है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 होगी, तो इसको सेंटर मान करके अगर आप स्फीयर भी सर्किल भी ड्रा करेंगे तो सर्किल आपका इतना समथिंग बनेगा, ठीक है। अगर ये दूरी अगर 1 हम मान के चलते हैं तो ऐसे इस टाइप का बनेगा। अब जरा देखिए यहाँ पे जीरो तो है नहीं, जीरो तो है नहीं इसमें, क्योंकि देखिए ये जो फंक्शन लिखा है 1/z z प्लस पाई आई, यहाँ z की वैल्यू जीरो होगी तो दिक्कत होगी। तो इस रीजन में जीरो तो है नहीं, जीरो तो इधर है, तो 1/z को कोई समस्या है नहीं। तो जब 1/z को कोई समस्या नहीं है तो करते क्या है ना, 1/z को ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि ये एनालिटिक है, इसको कोई इस रीजन में दिक्कत नहीं है। कौन से रीजन में, इस सर्किल वाले रीजन में, तो आपका यह ऊपर चला गया, ठीक। अच्छा समस्या किसको है, इसको देखिए, अगर यहाँ पे z की वैल्यू -पाई रख दी जाए तो यहाँ पे दिक्कत होगा ना, जीरो बन जाएगा। अच्छा पाई होता है 3.14, अर्थात ये वाला जो पॉइंट है -पाई वाला, जब z इक्वल टू -पाई रखेंगे तो जीरो होगा, और जीरो से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो गड़बड़ कर देगा। यह इसी में है, अर्थात एक सिंगुलरिटी के तौर पे यहाँ पे है, तो आप इसको नीचे ही रहने दीजिए। z प्लस पाई आई को आप क्या करिए, z प्लस पाई आई को आप नीचे ही रहने दीजिए, इसको ऊपर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस टाइप का आपका बन गया फंक्शन, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखिए, आपका ये सर्किल हो गया, जो भी सर्किल दिया हुआ है यहाँ पे आपका जो भी सर्किल दिया हम इसको सी ही रहने देते हैं। अब इसकी वैल्यू अब निकालिए, 1/z है ना, तो देखिए fz dz अपान z माइनस ए टाइप का है। ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे, देखिए ए का वैल्यू है -पाई, क्योंकि z माइनस ए होता है, तो ए का वैल्यू है -पाई। तो काशी इंटीग्रल फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, जो फार्मूला होता है आपका f ऑफ a इक्वल टू, इसमें वैल्यू कितनी होती है 1/2 पाई आई, ये वैल्यू होती है ना 1/2 पाई आई, और आपका यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन fz dz। fz कैसा फंक्शन होता है, एनालिटिक होता है। कहाँ एनालिटिक होता है, ये जिस सर्किल में बात करता है, जिस कंटूर में बात करता है, नीचे आपका होता है z माइनस ए। इसी से कंपैरिजन करिए, अब इसकी वैल्यू निकल आएगी। ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे fz क्या दिख रहा है, 1/z दिख रहा है, ठीक है। तो आपका fz दिख गया कितना, 1/z। तो आपने fz को ले लिया और fz आपने कह दिया कितना है, 1/z है। इसके बाद जरा देखिए यहाँ पे fz हो गया। अब z माइनस ए की वैल्यू क्या है, -पाई आई, तो यहाँ पे आपको क्या रखना है, -पाई आई, है ना। अच्छा इसकी वैल्यू आपको चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू अगर चाहिए तो 2 पाई आई इधर चला जाएगा ना, तो आपका वैल्यू क्या होगा, फाइनली वैल्यू सीधे बताइए, वैल्यू आपका होना चाहिए 2 पाई आई। इसकी वैल्यू अगर हम लोग लिख रहे हैं तो 2 पाई आई, जो सामने होता है 2 पाई आई, और f ऑफ ए, तो f ऑफ ए का मतलब यहाँ पे है आपका -पाई आई। अब जरा बताइए f ऑफ z है क्या, 1/z है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सामने को z मानिए तो 1/-पाई आई हो जाएगी। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आई एंड अपान -पाई आई, वैल्यू हो जाएगा -पाई एंड आई। अब यहाँ से पाई आई से पाई आई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा -2। तो आपने इसको क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, और आंसर क्या आया, -2। आपने देखा कितना इंटरेस्टिंग इंटीग्रेशन है। आपने पहले देखा कि नीचे जीरो है, -पाई आई है, जिस पे इस फंक्शन को समस्या होने वाली है। आपने उन पॉइंट्स में से देखा कि जो जीरो वाला है वो इस सर्किल से बाहर है, जिस सर्किल में चर्चा कर रहा है, तो इसको हमने ऊपर ले लिया, क्योंकि ऊपर जो fz होता है वो एनालिटिक होता है, जिसको समस्या है उसको नीचे ही रहने दिया। तो आप ये फार्मूला ओरिजिनल जानते ही हैं, इसका शकल सूरत इतना वाला हिस्सा इसके जैसा हमें दिखने लगा, तो यहाँ से 2 पाई आई को इधर ट्रांसफ़र कर दिया f के साथ, तो 2 पाई आई f ऑफ ए की वैल्यू -पाई आई है, यहाँ पे देख करके पता चला, और आपका fz जो है 1/z यहाँ पर होने के कारण सारी वैल्यू रख दिया, आपका आंसर क्या आ गया, -2 आ गया। तो ये सिंपल सा आपका जो है इसमें कैलकुलेशन था, कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी लोग इसको समझ सकते हैं। तो आपका आंसर जो है -2 आया, तो इसमें कहीं दिख नहीं रहा है, आपका ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, ये तो हमको लगता है आप सभी लोग पहचानते होंगे कि fz अगर एनालिटिक है इस डिस्क में, ये आपका r रेडियस का आप लोग पढ़े होंगे, हो सकता है रो रेडियस का है, और fz अगर बाउंडेड है
तो आपका कौन सा फार्मूला होता है, आप सभी लोग इस फार्मूले को जानते हैं कि आपका फैक्टोरियल एन कैपिटल एन अपान आर के पावर एन होता था, तो आपको सबको मालूम है। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू होता है, यहाँ पे गड़बड़ी है कि इक्वल टू नहीं लगाया, इसीलिए आपका यही वाला आंसर सही है। ठीक है, तो nth डेरिवेटिव वाले फार्मूले का जब दोनों साइड का माड लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो आपने देखा होगा ये वैल्यू बनती है। तो ये तो बड़ा स्टैंडर्ड सा रिजल्ट है जो इनइक्वलिटी आपको दिख रही है, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसके बाद एक क्वेश्चन देखिए, ई के पावर जेड जेड माइनस टू। अब देखिए हम आपको डायरेक्ट समझा रहे हैं, ई के पावर जेड आपका एफ जेड की तरह काम करेगा और ये जेड माइनस ए की तरह काम करेगा। तो सोचिए इसके सामने 2 पाई आई अगर इधर जाएगा तो 2 पाई आई एफ ऑफ 2 बनेगा ना, एफ ऑफ 2 बनेगा ना। और एफ जेड क्या है, ई के पावर जेड, तो एफ ऑफ 2 क्या होगा, ई स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा 2 पाई आई ई स्क्वायर। तो आंसर नंबर सी आपको सीधे सीधे दिख रहा है। हमें लगता है जो लोग ऊपर का कैलकुलेशन समझ गए होंगे इसकी वैल्यू सीधे बता पाएंगे कि 2 पाई आई ई स्क्वायर क्यों होगा, है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 28 को जरा देखिए, लिखा हुआ है 1/2 पाई आई और इस सर्किल में बात करा ई के पावर जेड जेड प्लस 2 डी जेड की वैल्यू कितनी होगी। चलिए इसको हम आपको करके दिखाते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी बनेगी। ठीक है, तो अब हम इसकी वैल्यू के बारे में जरा सा चर्चा करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए इसकी वैल्यू कितनी बन सकती है। आपके पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको देख करके ही कुछ न कुछ अंदाजा तो जरूर लगा होगा कि आपका कौन सा फार्मूला लगाना है। आपका ये वैल्यू है 1/2 पाई आई, 1/2 पाई आई, और आपको इंटीग्रेशन करना है। ये बता रहा है कि किसी क्लोज कर्व के एलांग करना है और वो क्लोज कर्व भी दिया हुआ है, और क्लोज कर्व आपका दिया हुआ है मॉड जेड इक्वल टू 4, अर्थात एक सर्किल है जिसका 4 रेडियस है और सेंटर क्या है, इसका ओरिजिन है। और ई के पावर जेड एंड अपान ई के पावर जेड अपान जेड प्लस 2 का होल स्क्वायर है, ई के पावर जेड अपान जेड प्लस 2 का होल स्क्वायर है। यही आपको सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे जब पावर आपको नज़र आया होगा ना, तो तुरंत आपको समझ में आ गया होगा ये पक्का डेरिवेटिव वाला फार्मूला होगा, क्योंकि यहाँ पे बिना डेरिवेटिव वाले फार्मूले में केवल जेड माइनस से होता है, डेरिवेटिव वाला फार्मूला होगा। और पावर 2 लगने का मतलब n+1 जैसा है, n+1 जैसा है का मतलब पहला डेरिवेटिव की बात कर रहा है। सोचिए ये आपका ओरिजिनल फार्मूला होता है, बिल्कुल इसी से आप इसका आप तुलना करिए, अभी आपको सब कुछ दिखने लगेगा। ये आप फार्मूला सभी लोग जानते हैं, होता है फैक्टोरियल n अपान कितना होता है 2 पाई आई, यह होता है अपान 2 पाई आई, और यहाँ पे आपका क्या होता है इंटीग्रेशन एलांग सी, और आपका हो जाएगा क्लोज कंटूर सी के अंदर करना है एफ जेड डी जेड, और अपान होता है जेड माइनस ए के पावर n+1। आप ये फार्मूला जानते हैं, जेड माइनस ए के पावर n+1। अब बिल्कुल इसको ध्यान से देखिए, तो 2 का मतलब n+1 अगर आप करेंगे तो n की वैल्यू आपको 1 दिखेगी, मतलब यहीं पर आप n की वैल्यू 1 रखिए तो आपको क्या दिख जाएगा, एफ डैश ए का मतलब यहाँ पर देखिए -2 है, अगर इससे आप तुलना करिए तो एफ डैश आपका हो जाएगा कितना -2, और इक्वल टू यहाँ पे फैक्टोरियल n का मतलब हो जाएगा फैक्टोरियल 1, और अपान क्या हो जाएगा आपका 2 पाई आई, यह हो जाएगा आपका कितना 2 पाई आई, और इंटीग्रेशन एलॉन्ग सी। अब यहाँ पर देखिए जरा, आपका एफ जेड क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ई के पावर जेड दिया हुआ है, और नीचे की वैल्यू कितनी लिखी हुई है, नीचे की वैल्यू लिखी हुई है जेड प्लस 2, और के पावर 2 जो लिखा है, जेड प्लस 2 के पावर जो 2 लिखा है, उस 2 को आप ऐसे लिख दीजिए 1+1, ताकि हर चीज़ आपको साफ साफ दिखे। ठीक है, इसी की वैल्यू आपको चर्चा करने को कह रहा था। तो देखिए बिल्कुल जो आपका ए वाला साइड दिख रहा है, बिल्कुल ए वाला साइड इसी के टाइप का हो दिख रहा है। यहाँ पे एफ जेड की जगह कौन है, ई के पावर जेड है। आपका यहाँ पे एफ जेड कितना दिया हुआ है, ई के पावर जेड दिया हुआ है, ये बात भी क्लियर आपको दिख रही है। एफ जेड आपका दिख रहा है ई के पावर जेड। अब जरा सोचो कि ये पूरी वैल्यू 1/2 पाई आई सब इसी साइड में है, तो मतलब बस पूरी वैल्यू एफ डैश -2 ही है। तो एक बार पहले एफ डैश जेड निकाल लीजिए यहाँ से, तो बताइए एफ डैश जेड कितना आएगा, आपका एफ डैश जेड ई के पावर जेड ही आएगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन यही होता है। -2 पे वैल्यू कह रहा है, तो जहाँ जहाँ जेड है वहीं पे क्या रख दीजिए आप -2, तो बताइए आपका आंसर कितना आ जाएगा, ई के पावर -2। तो आपका आंसर आ जाएगा ई के पावर -2। तो इस ओवरऑल की जो वैल्यू आई, इसकी वैल्यू मतलब यही बात लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई,
इसकी वैल्यू आ गई e के पावर -2। तो आपका आंसर हो जाएगा e के पावर -2। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 में आपका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए था, लेकिन हम लोगों का आया है कितना, e के पावर -2। एक बार आप लोग चेक करिएगा कि कहीं पे क्या कोई गड़बड़ी तो नहीं ना है। e के पावर -2 यहाँ पे आपका -2 था ही, ठीक है, और आपका जो है इसका एक बार डिफरेंशिएशन करना था हम लोगों को, तो एक बार यहाँ पे -2 आप बना लीजिएगा किसी ऑप्शन में, है ना। हम लोगों का कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आप लोग खुद से करिएगा। ये पूरा आपका FZ होगा, ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला पूरा क्या होगा आपका FZ होगा। और यहाँ पे 3 को n+1 से तोड़िएगा तो आपका n की वैल्यू 2 दिखेगी, इसीलिए देखिए यहाँ फैक्टोरियल 2 लिखा है। और आपका सीधे वैल्यू जो इस साइड में आपको दिखेगा वो F2, मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन 1 रहेगा, मतलब F2 1 रहेगा। इसी को एक बार डिफरेंशिएट करके 1 रख देना होगा। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 2z+3 दिखेगा, तो 2 के बगल में z है तो वैल्यू 1 रखेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, है ना। और 2 यहाँ पे आप सीधे वैल्यू आप पुट करिएगा, आपको दिख जाएगा वैल्यू पूरा का पूरा 29 आपको वैल्यू दिख जाएगा, है ना। तो आप खुद से सॉल्व करिएगा, आसानी से मिल जाएगा। 2 बार इसको डिफरेंशिएट आप करेंगे तो आपका जब 2 बार इसको डिफरेंशिएट करना होगा, चूंकि आपका f" रहेगा, एक बार करेंगे तो 2z+3 आएगा, दोबारा करेंगे तो 2 केवल बचेगा। वही 2 वाली वैल्यू जो है वही आंसर नंबर ए हो जाएगा। आप ट्राई करिएगा, आंसर नंबर ए आ जाएगा। ऐसे नीचे वाला भी बिल्कुल ऐसे ही है, ये पूरा FZ आपका रहेगा, ठीक है। और बहुत ही आसानी से देखिए फैक्टोरियल ने लिखा ही है, तो सीधे वैल्यू बताइए, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आपको दिख रही होगी शायद, कितनी वैल्यू दिख रही है, Fn3 की वैल्यू कह रहा है, Fn3 की वैल्यू, मतलब आपको n बार डिफरेंशिएशन करना है किसका, इसका n बार डिफरेंशिएशन कर लेंगे ना, बड़ा आसान सा है, क्योंकि पॉलिनोमियल भी n पावर का और n बार डिफरेंशिएशन करना है, तो कर लेंगे हमको जो है उम्मीद है आप सभी लोग कर लेंगे, बहुत ही आसान सा है। सीधे फैक्टोरियल n आ जाएगा, जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो कोफिशिएंट फैक्टोरियल n ही दिखेगा और वही आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये सीरीज आप सभी लोग पहचान रहे होंगे, जहाँ an = ये दिया है, ये बताइए क्या रिप्रेजेंट करता है, लॉरेंट सीरीज है, बड़ा आसान सा है, ये क्या है आपका लॉरेंट सीरीज है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में जरा देखिए, कह रहा है L कोई क्लोज कर्व है और z = आउटसाइड L है। तो जब z = आउटसाइड L है तो इस z-a को कोई समस्या ही नहीं है, कभी ये 0 होगा ही नहीं, तो FZ की वैल्यू ही हो गई 1/z-a, और इसको कोई समस्या ना होने से ये एनालिटिक हो गया, चूंकि ये बोल दिया आउटसाइड ऑफ L है। तो काशी थ्योरम कहता है कि dz के पहले जो FZ लिखा अगर एनालिटिक है तो वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 0। इसमें क्वेश्चन में 33 में कह रहा है L कोई सर्किल है, तो इसकी वैल्यू बताना है dz/2 - 2 का। तो देखिए 1/2πi होता है, 2π इधर जाएगा, और f(2) की वैल्यू कह रहा है, यहाँ पे FZ 1 है तो इसीलिए वैल्यू 1, तो 2πi सीधे आंसर हो जाएगा बी वाला। तो इस तरह से हमें लगता है कि आप लोगों ने सारे क्वेश्चन समझ लिए होंगे और आसानी से कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन कर लेंगे। हम कॉम्प्लेक्स का एक लेक्चर और बनाएंगे जिसमें आपको हम सिंगुलरिटी और रेडिजियो के बारे में बताएंगे, वही आपका लास्ट लेक्चर होगा। बाकी आप लोग तैयारी करिए अच्छे से।